कम रिपोर्ट कुछ किसी स्टेट में रिपोर्ट होता, रिपोर्ट तो होना चाहिए था। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने फोन किया कि आप चुप रहिए। इसका जानने का एक ही तरीका है कि मुझे चुप करके वो बोले, और हाँ। वो जब बोले तो पता चल गया कि किस तरफ ले जा रहे हैं चीजें। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मैं सत्यपाल मलिक, पूर्व राज्यपाल जम्मू कश्मीर के साथ हूँ। इसलिए साथ हूँ कि करण थापर के साथ सत्यपाल मलिक जी ने जो कहा है प्रधानमंत्री की भूमिका के बारे में, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की भूमिका के बारे में, मगर उससे भी ज्यादा इसलिए भी आज इनके साथ हूँ कि एक पूर्व राज्यपाल का बयान आता है। उस बयान की अपने आप में बहुत गंभीरता है, लेकिन इसके बाद भी इस गौरवशाली लोकतंत्र वाले इस देश में ज्यादातर मीडिया उस खबर को नहीं दिखा, इनके इंटरव्यू की कहीं चर्चा नहीं होती है, ज्यादातर अखबारों में वो खबर गायब कर दी जाती है। तो ये बात ऑन रिकॉर्ड रहे, ताकि जब सत्यानाश के समय आपको लगे कि क्या किसी ने भी नहीं कहा, तो ऐसा ना हो, ये रिकॉर्ड 0/0 ना रहे। इसलिए मैं आया हूं ताकि आपको पता रहे कि कोई था। और करण थापर के बाद और भी शायद लोग आए, लेकिन ये वाकई दुख की बात है कि आपने इतना गंभीर बयान दिया। और आज जब आपको उम्मीद थी कि आज जब अखबार खोलेंगे तो चारों तरफ हेडलाइन होगी, मगर कहीं थी नहीं। कम से कम रिपोर्ट कुछ किसी स्टेट में रिपोर्ट होता, रिपोर्ट तो होना चाहिए था। किसी भी स्टेट में किसी भी रिपोर्ट। स्टेट में नहीं, कहीं नहीं हुआ सिवाय टेलीग्राफ कलकत्ता के अलावा। तो आपने ऐसा कोई दौर देखा है आपातकाल के समय, उसके बाद में कि कोई वरिष्ठ नेता बयान दे रहे हों प्रधानमंत्री के? इशू बयान का सवाल नहीं, इशू कितना इम्पोर्टेंट था। जैसे पुलवामा आज तक देश के लोगों की निगाह में एक बड़ा रहस्य है कि क्या हुआ था। उसमें जो हमारी गलतियां थी उनको मैंने एडमिट किया था। और मैंने इनको जब ये निकले वहां से कॉर्बेट पार्क से बाहर, तो इन्होंने भावे से मुझे फोन किया और पूछा सत्पाल भाई क्या हुआ, मैं कैसे हुआ, लेकिन इसमें हमारी भी गलती थी। फिर उन्होंने कहा मैं चुप रहूँ, मैं आ जाऊँगी तब बात करेंगे। फिर मुझे NSA का फोन किया, उसने कहा सत्पाल भाई इस पर बोलना नहीं है कुछ। मैं कहा ठीक है नहीं बोलना, बट फैक्ट वॉज कि CRPF ने इतना बड़ा काफिला कभी सड़क से नहीं जाता है। इनसे जहाज मांगे थे होम मिनिस्ट्री से, जो 5 एयरप्लेन हैं मेरे से मांगते तो मैं कर देता, लेकिन मैं लूप में ही नहीं था। उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री में मांगे, मिनिस्ट्री ने मना कर दिया, तो वो सड़क से चल दिए। फिर उसमें और हमारी कमियां थी, जिसमें जहाँ से ये घटना हुई, जहाँ वो गाड़ी घुसी थी, वो 10 किलोमीटर के स्ट्रेच पे 8-10 लिंक रोड उसमें आकर मिलती हैं हर जगह। कहीं भी दैट वाज नॉट बीइंग मैन, कहीं जिप्सी नहीं थी, कोई रोकने वाला नहीं था, कोई ले जाओ अंदर घुस जाओ। तो बहुत हमारी कमियां थी। उस जगह पे जो आप कह रहे हैं कि 10 और सड़कें आके मिल गई हैं, उन सड़कों पर कोई बहुत ज्यादा सुरक्षा नहीं कोई थी। सुरक्षा नहीं। पर चूंकि आप राज्यपाल रहे हैं, तो जो काफिला गुजरने की जो प्रक्रिया होती है वो किस तरह की होती है? तो वो सारे रास्ते बंद होते हैं तभी वो काफिला गुजरता है? प्रोटोकॉल तो कुछ होगा जब होगा। निकलता है हाँ। उस वक्त एक जिप्सी वहाँ खड़ी हो जाती है, जो साइड लेन साथियों में रोकने के लिए। जब निकल जाता है तब उसको खोलते हैं। तो अगर ये जांच हो और ये सारी बातें साबित की जा सकती हैं कि वहां पर कोई जिप्सी खड़ी नहीं थी, उन 10 या 10 में से मैं तो खुद ज्यादा, गया, मैंने मालूम किया कोई जिप्सी, नो प्लेस वाज मेंट। तो इसका पुलवामा के पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि क्यों 900 लोग सड़क से जा रहे थे, जबकि इनका प्रोटोकॉल है सब फोर्सेस का कि वो एक साथ सड़क से इतनी नफरी को लेकर नहीं चलते हैं। वो इसलिए कि उन्होंने प्लेन मांगा, प्लेन होम मिनिस्ट्री ने मना कर दिया। असली जिम्मेवारी ये थी होम मिनिस्ट्री वाली। पर सतपाल मलिक जी, आप प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, ये बात आपने तब भी कही थी टेलीविजन में जब आप फोन से इंटरव्यू दे रहे थे कि प्रोटोकॉल है कि इतनी गाड़ियां एक साथ काफिला लेकर कोई नहीं निकलती हैं, गाड़ियां जो हैं। पर ये प्रोटोकॉल है क्या? वाकई में ऐसा कुछ है? ऐसा रिवाज है, मैं जानता नहीं कि लिखित है कि नहीं है, लेकिन इतना बड़ा काफिला सड़क से नहीं गुजरता है फोर्सेस का एक साथ नहीं गुजरता है। तो पहले भी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता रहा है, हेलीकॉप्टर का टुकड़े टुकड़े में जाता है, पर इतना बड़ा काफिला रेयर है। पर आप जो कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय से हेलीकॉप्टर की मांग, प्लेन की मांग, अगर वो मुझसे मांगते तो मैं आधे घंटे में इंतजाम करा देता। कोई मुश्किल काम नहीं था। तो इस जानकारी का एक्सेस कैसे है? मतलब क्या CRPF
और गृह मंत्रालय के बीच में पत्राचार हो रहा था। नहीं, मुझे ये सीआरपीएफ के लोगों ने बताया कि साहब हमने तो प्लेन मांगा था, अगर हमको प्लेन मिल जाते तो हम सड़क से आते ही नहीं। तो मैंने वो पहले ही दिन रिएक्शन में अपने इसका जिक्र कर दिया था। आपको उसी वक्त चुप करा दिया। ये जो चुप कराने की भाषा थी वो किस तरह की भाषा थी? वो इस तरह की भाषा, क्या वो प्यार से समझाया जा रहा था या धमकाया जा रहा था? प्यार से ही कहा जा रहा था कि हम दिल्ली आ जाएं तो इससे वो करेंगे, अभी आप किसी को कुछ मत बोलो। और ये बातचीत कैसे हुआ करती थी, मोबाइल फोन से या लैंडलाइन? ऐसे हुआ था कि ये अपनी शूटिंग करा रहे थे उसमें नेशनल कॉर्पोरेट पार्क में, वहाँ कोई कम्युनिकेशन नहीं है फोन का। तो जब उससे निकल के एक ढाबे से इन्होंने मुझे फोन किया, ढाबे से, जी हाँ, कहीं कोई होटल या ढाबे से फोन किया और मेरे से पूछा सतपाल भाई क्या हुआ? तो मैंने बताया साहब ऐसे ऐसे हुआ, लेकिन मेरे से मैं बहुत उद्वेलित था और मैंने कहा साहब इसमें गलती हमारी भी है कि हमने उनको जो सुविधाएं थी वो नहीं दी, अगर हम प्लेन दे देते तो ये नहीं होता। तो मुझे कहा गया कि अभी इसकी चुप रहो, मैं दिल्ली आ जाऊँ तब बात करेंगे। पर मलिक साहब, आपका अपना आप एक राजनेता हैं, सक्रिय राजनेता हैं, सोचने समझने वाले हैं। जब ये चुप कराया गया तो कुछ खटका था? मैं समझ गया था कि ये क्या है, चुनाव से कुछ रिश्ता है। ये है कि जो है वो नहीं बताया जाएगा, जो है वो नहीं बताया जा रहा है। आप काफी कुछ समझ गए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का फोन प्रधानमंत्री के बाद आया और कितनी देर के बाद आपने प्रधानमंत्री को पहली बार संपर्क किया था घटना हो जाने के बाद? क्या आप बहुत फोन मिला रहे थे? तो उनको कर नहीं सकता था क्योंकि वो अवेलेबल नहीं थे फोन पे, उन्हीं का फोन आया था। तब तक मैं 1-2 चैनल को ये बता चुका था बाबा। अच्छा, आप उनको अप्रोच नहीं कर सकते थे, उनका फोन आया और उनका फोन घटना की कितनी देर बाद आया? आया होगा 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद आया होगा, क्योंकि ये जरूरी है जानना, क्योंकि ये बात कही जाती है कि जहां वो शूटिंग कर रहे थे वहां फोन नहीं था। ऐसी चर्चाएं कई बार छपी हैं। हम यहाँ पर आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, आसपास बहुत सारा फोन है, आपका भी है, हमारा भी है, साइलेंट है, पर आमतौर पर बंद कर दिया जाता है। पार्क में मैं खुद गया, वहाँ फोन की एक्सेसिबिलिटी नहीं है। पर प्रधानमंत्री हैं आप, एक परमाणु ताकत से लैस देश के प्रधानमंत्री हैं, आप कहाँ ऐसे चले जाएंगे? फिल्म बनवा रहे थे अपने पे, ये उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। ये उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। तो वॉकी टॉकी बहुत सारी चीजें होती हैं, बिना संचार के तो वहाँ नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन वो चाहते तो वहाँ सुविधा हो सकती थी, वो चाहते तो वहाँ सुविधा हो सकती थी, मगर ऐसा कोई क्यों चाहेगा? कोई राजनेता, कोई राज्यपाल, शूटिंग ही तो करनी है। क्यों डिस्टर्ब होना उस शूटिंग पे? एक विदेशी जर्नलिस्ट था जो इनकी शूटिंग कर रहा था और उसकी हिदायत थी कि आप होंगे और मैं हूँ और कोई नहीं। पर आसपास सिक्योरिटी वाले तो होंगे, पर उस चक्र में तो कम्युनिकेशन तो हो सकता था। अब मैं नहीं जानता हूँ क्या वहाँ आप नहीं जानते, पर आपकी बातों से मुझे लगा कि काफी कुछ जानना चाहिए, कॉल डिटेल से जानना चाहिए कि कब फोन आया है, उन्होंने कितनी बार फोन किया था? एक ही बार किया बाहर निकलने के बाद। और पर आपकी बातों से मुझे लगा कि काफी कुछ जानना चाहिए, कॉल डिटेल से जानना चाहिए कि कब फोन आया है, उन्होंने कितनी बार फोन किया था? एक ही बार किया बाहर निकलने के बाद। और उसके बाद इस मसले पर आपसे कोई दोबारा कोई बातचीत नहीं तो आके उन्होंने जो अपना स्टैंड लेना था वो ले लिया और मैं समझ गया कि ये तो मैं चुप हो गया। और आपसे कोई फिर बातचीत नहीं हुई? ये शहीदों के जो पार्थिव शरीर दिल्ली लाए जाने थे, उस प्रक्रिया में भी आपसे कोई बात नहीं करा था? उसमें राजनाथ जी गए थे उनको लाश को देने के लिए कंधा, उसमें उनके साथ था तो फिर उनको कंधा देने में। और घटना के बाद आपको पता चला कि 5 जहाज की मांग हुई थी गृह मंत्रालय के? तत्काल बाद पता चला। लेकिन हम इसीलिए मैं रिएक्ट भी कर गया जब मेरी इनसे बात हुई, इन्हें पता चल गया होगा कि मैंने कुछ कहा, NSA ने बताया होगा कि मैंने इस तरह का कुछ कह दिया, तो उन्होंने कहा नहीं अब चुप रहिए। पर सतपाल जी, एक सवाल है, मैं फ्रंटलाइन पढ़ रहा था, जो 1 साल बाद, घटना के 1 साल बाद उनकी रिपोर्टिंग है और उसमें लिखा है कि 1 साल तक पड़ताल के बाद उन्होंने ये खबर लिखी है। उसमें है कि 13 फरवरी तक, मतलब जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक 11 बार इंटेलिजेंस की इनपुट थी कि आतंकी हमला हो सकता है इस तरह का, और लास्ट इनपुट जो है वो 13 फरवरी का है
क्या ये बात सबके साथ जब ये बात शेयर हो रही थी तो क्या इस तरह की कोई रणनीति नहीं बनी कि हमें ये काफिला मूव नहीं कराना चाहिए या काफिले के बारे में कोई इनपुट नहीं था। जो बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। असल में ये जो गाड़ी वाला था जिसके पास ये विस्फोटक थे, ये तो 10 दिन से उस एरिया में घूम रहा था और ये पता था। ये नहीं, अगर पता था इनपुट वालों को तो ये पता होना चाहिए ना कि विस्फोटक से भरी गाड़ी घूम रही है। और ये पता था तो फिर हर लिंक रोड मैन क्यों नहीं थी? तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि वो इंटेलिजेंस इस तरह की गाड़ी घूम रही थी विस्फोटक से भरकर। इंटेलिजेंस फेलियर थी हम लोगों की, जिसमें मैं अपने को भी जिम्मेवार मानता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली मैं गवर्नर था। पर आप क्यों जिम्मेदार मानते जब आप उस लूप में ही नहीं रखे जा रहे हैं कि एक काफिला वहां मूव हो रहा है? मुझे सीआरपीएफ ने कुछ नहीं बताया था कि हम कहाँ से कहाँ क्या ऐसा सामान्य तौर पर होता है कि ये फोर्सेज अपने आप से मूव करते हैं? राज्यपाल को नहीं पता चलता है कि 2700, 900 या 20-50 गाड़ियां मूव कर रही हैं? ये आपको पता नहीं चलता है। मुझे तो घटना के बाद पता चला। पर फ्रंटलाइन की खबर में एक बात और है, छोटी सी सूचना है कि 13 फरवरी तक इंटेलिजेंस के इनपुट आ रहे हैं कि आतंकी हमला हो सकता है। और 13 फरवरी को जम्मू कश्मीर पुलिस में फेरबदल होता है। अवंतीपुरा के एसपी को मोहम्मद जायद को हटाया जाता है। पर ये क्या कुछ इसको जोड़कर देखा जा सकता है? इसलिए नहीं। पर ये फेरबदल किसके कहने पर हुआ होगा? इसमें कौन होता है? गवर्नर की भूमिका होती है। फेरबदल की गवर्नर को जानकारी होती है, लेकिन होता है ये पुलिस के लेवल। पुलिस को भी इस सिलसिले में मुझे नहीं लगता कि लूप में रखा गया था। सीआरपीएफ, आर्मी, ये सब तो अपना वहाँ ऑटोनोमस काम करते हैं। पर सतपाल मलिक जी, इसके बाद इन सब की अगर रिकॉर्ड देखी जाए, आप जो बात कह रहे हैं, तो क्या किसी फाइल पे आपने कुछ कहा, लिखा, बोला कि ये चीजें हैं हमारे? कुछ तो आपने रिपोर्ट सेंटर पर भेजी होगी। बोला ना लिखा, लेकिन एक बार जब ज्वाइंट फोर्सेस की मीटिंग हुई उसमें मैंने जरूर उठाया था और उनको सीआरपीएफ के लोगों को डांटा था कि आप लोगों को ये नहीं करना चाहिए इस तरह का। पक्ष में था कि इसकी प्रोब हो, लेकिन यहाँ से कोई चाहता नहीं था कि इसकी जांच हो, क्योंकि हमारा एंगल बदल गया। पर एक चीज हमने नोट किया कि आप पहले दिन से लेकर आज तक कभी पाकिस्तान को आप बख्श नहीं रहे हैं, उसकी भूमिका को आप कभी माफी नहीं दे रहे हैं। आप ये बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान चाहता था कि वो हमला करे, लेकिन गलतियां हमारी तरफ से हुई। पाकिस्तान चाहता नहीं था, लेकिन इतना बड़ा एक्सप्लोसिव चाहता था कि नहीं, इतनी तादाद में एक्सप्लोसिव बिना पाकिस्तान के यहाँ से लोकली नहीं प्रोपोज हो सकता था। वो पाकिस्तान ने ही अरेंज करा हुआ था। और वो जो पकड़ा गया, जिसकी गाड़ी थी, मारा गया, पकड़ा के आइडेंटिफाई हुआ, उसके पाक कनेक्शंस थे। तो आपको, लेकिन मेरी शिकायत इसमें आज भी है कि इसकी कोई थोड़ा इंक्वायरी नहीं पूरे। क्या आपसे हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं, आज भी कांग्रेस ने कहा कि 4 साल में जांच हुई या नहीं हुई है। क्या आप आधिकारिक रूप से जानते हैं कि ऐसी कोई जांच चल रही है? आपसे कुछ पूछा गया? आपसे कभी कुछ नहीं पूछा गया कि आपके क्या इनपुट थे? तो फिर ये जानने का क्या तरीका है कि प्रधानमंत्री ने आपको कहा कि आपके बयान के अलावा कि आप चुप रहिए, और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने फोन किया कि आप चुप रहिए? इसके जानने का एक ही तरीका है कि मुझे चुप करके वो बोले। तो वो जब बोले तो पता चल गया कि किस तरफ ले जा रहे हैं चीजों को। मैं उसमें दखल नहीं किया। आप कर नहीं सकते थे, आपको लग रहा था कि भाई जब केंद्र सरकार ये कह रही है कि ये पाकिस्तान का खेल है, तो मैं उसमें कैसे दखल कर रहा हूँ? देशद्रोह हो जाता मेरे पार्ट पे तो उस वक्त बोलना। तो ये वाला पार्ट जो आप कह रहे हैं, इसमें देशद्रोह नहीं होगा? वो लोग तो कहेंगे कि ये भी फिर भी ये भी देशद्रोह है। मैं तो उसमें बहुत उत्तेजित और बहुत डिस्टर्ब था, इसलिए बोल गया था शुरू के झटके में। लेकिन जब मुझे कहा गया तो मैं चुप हो गया। तो आपकी तो फिर भी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी, या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल साहब से भी मुलाकात हुई होगी, तो कभी इस तरह की बात आपने? मैंने फिर नहीं, और उन्होंने भी कुछ नहीं कहा कि चुप रहना है? नीचे आती थी, ये जिम्मेवार थी, ये चाहे करें।
अगर पुलिस जम्मू कश्मीर पुलिस की पे लोग होती तो सीधे से मेरे हाथ में था। पर आप जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे लगा कि मैं आपके घर में एंटर कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मुझे लगा यहाँ ईडी वाले बैठे होंगे और आपकी जेब तलाश रहे होंगे। किताबों के अलावा कुछ नहीं है, किताबों के अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मलिक साहब के यहाँ सीबीआई और ईडी वाले आनी चाहिए, कम से कम वही आ जाते हैं पूछताछ के नाम पे। पर आपसे एक बार पूछताछ हुई है, सीबीआई ने जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं उसमें एक बार पूछताछ। हाँ, उस पूछताछ में मैंने जवाब दिया, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि दोबारा होगी। आपको नहीं लगता कि आपने कुछ ऐसा कह दिया? मैंने बताया कि वो सारे लोग जो इन मामलों में थे सब प्रधानमंत्री के नजदीक थे। सारे लोग तो प्रधानमंत्री के नजदीक थे। उसमें अंबानी था, उसमें राम माधव थे, उसमें हसीब ड्राबी था, जिसके लिए जब भी मैं से मिलता था तो पूछते थे हसीब से मिले कि नहीं मिले। तो खैर मैं 2-4 बार जब उन्होंने कहा कि एक बार उसे बुला लिया और ही केम एक दलाली का काम लेके आया था, जो आपने हमारा कैंसिल कर दिया पावर वाला, हम तो कराई लेंगे लेकिन आप ही कर देते। अच्छा, मैं तो नहीं करना था। पर आप नाम ले रहे हैं, राम माधव ने तो आपके खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर दिया। ये मानना कि मैंने आपसे बात नहीं की। 7 बजे क्या करने आए थे, ठीक अगले दिन जिस दिन वो कैंसिल हुई उसके ठीक अगले दिन सुबह 7 बजे आप राजभवन आए थे मुझे मिलने। क्या बात इसका रिकॉर्ड होगा? हाँ हाँ, रिकॉर्ड है वो। उसको डिनाई नहीं कर सकते। तो क्या करने आए बताओ, क्या बात करने आए? पर आपने आप इतना सीरियस लगा रहे हैं ये सारे आरोप, तो बाकी और लोगों को भी पहले आप बोल चुके हैं कि उनसे कोई पूछताछ या उनका कोई खंडन वगैरह तो ऐसे रूटीन आ ही गया होगा। इद्राबू साहब हैं या अंबानी साहब, किसी का नहीं आया, किसी का नहीं आया, इसका भी नहीं आया था, पहली बार आया। पहली बार आया। 4 साल से बोल रहा हूँ, ये आप 4 साल से बोल रहे हैं, अब मानहानि का नोटिस है। पर ये जो भ्रष्टाचार का आरोप था, ये इसी एक मामले में आपने सेंस किया या और मामलों में आप सेंस कर रहे थे? 2 मामलों में सेंस था, 2 वजह थी। जैसे इसमें तो ये पूरा डील ही गलत था। तो इसमें तो जो अस्पताल थे वो 3rd ग्रेड अस्पताल थे, 5-6 जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे। फिर इसमें सरकारी कर्मचारियों को 8,500 रुपया साल देना था। जो रिटायर्ड लोग थे उनको 20,000 देना था। तो मैंने कहा कि भाई जब हम दिल्ली में CGHS का फ्री होता है, हमारा तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? तो इस बेसिस पे मैंने इसको कैंसिल किया। पावर वाला भी था, उसमें तो कोऑर्डिनेट किया चीफ सेक्रेटरी ने, सेक्रेटरी पावर में सबने के साथ इसमें ये गड़बड़ है तो मैंने उसको रोक दिया। सर आपका तबादला जम्मू कश्मीर से कर दिया, तो आपको लगा कि इसी वजह से किया गया? नहीं, वो इसलिए किया कि ब्राउन गेयर कर दिया आपने, स्टेट हुड से आप उनको वो बना दिया, इसलिए किया गया। हाँ, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। अब केंद्र शासित प्रदेश में LG होता है, LG गवर्नर से 10 पायदान नीचे होता है, तो मैं LG तो बन नहीं सकता था, तो मुझे हक नहीं था। लेकिन आप निश्चित हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीतिक सद्भावना, जैसे हिंदी में दुर्भावना भी कहते हैं, उससे आप बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा कि चुप रहो? नहीं, ये मैं कसम खाता हूँ, कह सकता हूँ। उन्होंने मुझे कहा चुप रहो, हम आ जाएंगे, तो बात करेंगे। और आके कभी बात नहीं? मैं कभी नहीं, वो बड़ी ऑनलाइन ले ली थी। पर देश कैसे जानेगा कि पुलवामा की घटना क्यों? ठीक है, देश बालाकोट जानता है और उस पर सीना फुलाया जाता है। आप जान रहे हैं कि टेलीविजन में, अखबारों में आपकी ये बात कहीं छपने वाली नहीं है सतपाल जी, कहीं कोई देखेगा नहीं और यूट्यूब से भी आप कितना ही पहुंच पाएंगे। लेकिन आपको लगता है कि आपने ये बोल के एक जिम्मेदारी निभाई है? घटना के 1 घंटे के अंदर बोल दिया था, अपना रिएक्शन दे दिया था। और लोग चेक कर सकते हैं इंटरनेट में, कई सारे अखबारों में आपके वीडियो हैं, आप फोन पे बोल रहे हैं कि काफिला ऐसे नहीं गुजरना चाहिए, इसमें गलती हुई है, IED से लदी हुई गाड़ी जा रही है तो उसको स्पीड में जाना चाहिए, पर अगर वो स्लो जा रही है तो जरूर ट्रैफिक क्लियर किया गया होगा। 10 सड़कें ऐसे मिलती हैं हाईवे में, उस पर्टिकुलर स्ट्रेच पे एक भी मैन नहीं थी, कहीं जिप्सी नहीं खड़ी थी रोकने को बाहर के एलिमेंट को आने से।
मलिक साहब, और भी सवाल थे, लेकिन करण थापर ने जो आपसे पूछे हैं, मैं नहीं चाहता कि उनका इंटरव्यू किसी तरीके से कम हो। जरूर करण थापर ने सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू किया है, आप द वायर पे वही इंटरव्यू पूरा देखिए। लेकिन जो बहुत सारे सवाल उभर कर आ रहे थे कि प्रधानमंत्री ने एक राज्यपाल से कहा कि आप चुप रहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ जाने मतलब जिम्मेदार उसे ठहराना है। अभी ये नहीं उन्होंने कहा कि अभी आप इस पे मत बोलिए, हम इस पे आके लाइन लें। आके लाइन लें, तो क्या लाइन लेना है? पता चल गया था क्या लाइन लेना। पर क्या आप अपने आप को कभी दिलासा दे पाएंगे कि देश ये कभी सच नहीं जान पाया? अगर इसमें कहीं कुछ झूठ है तो क्या ये आपके मन पे भी बोझ नहीं पड़ता है कि 40 जवान शहीद हुए? इसमें पाकिस्तान का एंगल तो है, क्योंकि मैं अभी भी ये मानता हूँ कि इतने बड़े पैमाने पे विस्फोटक का इंतजाम लोकली हो ही नहीं सकता था। वो तो बिना पाकिस्तान के अरेंज किए नहीं हुआ था। और जो उसमें इन्वॉल्व थे लोग जो बाद में पकड़े गए, वो सब पाक कनेक्शन के लोग थे। लेकिन जो हमारी असफलताएं हैं उनका तो हमको किसी को जिम्मेवार ठहरा के सजा देनी चाहिए थी, और उसका तो हमको अपने लिए महसूस करना चाहिए था कि हाँ हमसे गलती। पर आपके कार्यकाल में कभी आपकी जानकारी में काफिले को हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट कैरियर से शिफ्ट किया गया था? कभी नहीं मांगा गया। जब भी मेरे से मांगते तो मैं देता। मैंने अपनी मेरे समय में जम्मू के स्टूडेंट्स को कश्मीर आने में सड़क बंद हो जाती है जम्मू कश्मीर। कई बार मैंने उनको वो दिए हैं एयरक्राफ्ट विद्यार्थियों को इम्तिहान देने आने के लिए। तो आपसे मांगते तो आप दे सकते। फौरन काम करता। पर इस एक बात पे आपका दिमाग खटकता है कि सीआरपीएफ को एयरक्राफ्ट क्यों दे दिए जाते तो ये होता ही नहीं। और ये आप पता करने रिवायत है कि इतने बड़े पैमाने पे फोर्सेस का कोई काफिला सड़क से एक साथ नहीं मूव करता है। मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मूल बात यही है कि आखिर हम आधिकारिक रूप से कैसे जानेंगे? कोई एजेंसी तो है नहीं कि आपको लगता है कि कोई ऐसी एजेंसी बची हुई है जिस पर आपका फेथ हो कि वो प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सके? नहीं, अभी कुछ नहीं देश में। अभी कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के संदर्भ में एक टिप्पणी की थी कि चुनाव आयुक्त ऐसा होना चाहिए जो प्रधानमंत्री की भी जांच कर सके। तो वैसा भी जांच एजेंसियों में भी कुछ ऐसा अफसर होना तो चाहिए जो प्रधानमंत्री से पूछ सके कि इतना बड़ा आरोप लगा है, गृह मंत्री से उन फाइलों की जांच कर सके, सीआरपीएफ से पूछ सके क्या हुआ। पर आपकी बात नहीं छप रही है तो प्रधानमंत्री पर यह बड़ी बात थी कि विदेशी चैनल के साथ वो 2 या 3 घंटे तक जंगल में बंद है। आज विदेशी मीडिया से बहुत नाराजगी है, लेकिन 1 घंटा पूरे 9 साल के कैरियर में विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए प्रधानमंत्री नहीं निकाल पाए। मालूम नहीं कि इस सवाल का जवाब कैसे मिलेगा, मगर ये दुख की बात है कि जवाब तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये सवाल लोगों तक पहुंचे नहीं, इसलिए इसे छापा नहीं जाएगा, इसे दिखाया नहीं जाएगा। ये कहीं ज्यादा दुख की बात है। इतने बड़े लोकतंत्र में ये बात नहीं होनी चाहिए। कोई भी आदमी, किसी की भी सत्ता लोकतंत्र से ज्यादा ऊपर नहीं है।